नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज की बात की शुरुआत बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका और बिना कोई और बात कहे हुए मैं सीधे पश्चिम बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के उस अशोभनीय व्यवहार पर केंद्रित करना चाहता हूं जो उन्होंने आज किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो किया वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहाँ का सेनाध्यक्ष, वहाँ के आईएसआई भी नहीं करते। प्रधानमंत्री बिन बताए पाकिस्तान के दौरे पर चले गए थे विदेश से आते वक्त। वहाँ का प्रधानमंत्री को जैसे पता चला वो भाग करके एयरपोर्ट पर गया। वहाँ के जो भी लोग प्रधानमंत्री का मुखालफत करने वाले लोग थे वो सब पाँव पलके बिछा करके हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किए। लेकिन आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान और खालिस्तान और आतंकी संगठनों से भी ज़्यादा बैर रखते हैं भारत के ही प्रधानमंत्री से, भारत के ही मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए, हम लोग भी उम्र 50 के ऊपर का हो गया है। राजनीति को नज़दीक से देखते हुए 90 से तो हम लोग सहभागिता करते आ गए हैं मेन राजनीति में। मेरा सौभाग्य है कि 1990 में जो सरकारी पार्टी थी, जिनकी सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री के साथ बैठने, साथ रहने, उनके साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो आदमी प्रधानमंत्री स्तर के नेता के साथ चला हो, रहा हो, उनसे खुली बातचीत किया हो, वो राजनीति की बारीकी को समझ सकता है। हमने देश में अलग सरकार और प्रदेश में अलग सरकारें देखा है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों का व्यवहार देखा है। हमने 11 बजे के रात की राजनीति देखी है, लुटियन जोन की। हमने चुनावी माहौल की राजनीति देखा है, चुनाव के बीत जाने की बात की माहौल को देखा है। लेकिन इस तरह का घिनौना, अशोभनीय और ना बर्दाश्त करने वाला सीन हमने कभी नहीं देखा है। मित्रों, प्रोटोकॉल ये है कि जब भारत के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री की हैसियत से सरकारी दौरा होता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहले वहाँ पर हाजिर होते हैं। वो लोग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को जहाज से उतरते हुए गुलदस्ता, अंग वस्त्र और बुके, फूल दे करके उनका स्वागत करते हैं। कई लोग अपने यहाँ की प्रतिष्ठित चीज़ देते हैं, जैसे अब तमिलनाडु में जाएगा तो तमिल का चीज़, मद्रास में जाएगा, आंध्रा में जाएगा तो आंध्रा का कोई चीज़ दे करके लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता, वो बीजेपी और टीएमसी या बीजेपी या तेलुगु देशम और बीजेपी या समाजवादी पार्टी नहीं होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का होता है, प्रधानमंत्री पूरे राज्य देश का होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हो गया तो सारे देश का प्रधानमंत्री है। वो पश्चिम बंगाल का भी प्रधानमंत्री है, उड़ीसा का भी प्रधानमंत्री है, तमिलनाडु का भी प्रधानमंत्री और दिल्ली का भी प्रधानमंत्री है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। अब आज का 2 दौरा आपको करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तूफान, यस तूफान आया, उससे नुकसान का आकलन करने के लिए आज वहाँ के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम बनाया था। फ्रंट से लीड करना हमारे प्रधानमंत्री की नियति है, फ्रंट से लीड करना हमारा प्रधानमंत्री की राजनीति करने का तरीका है। वो चाहते हैं कि हम स्वयं जाएं, स्वयं देखें और खुद में महसूस करें कि नुकसान कितने का है और कितने की सहायता की आवश्यकता, कितना त्वरित और कितना कारगर सहायता की जरूरत है और किस तरह की सहायता की जरूरत है। ये आदमी जब सामने जाएगा, अपने सामने देखेगा, तभी उसको इस बात का एहसास होगा। हमारे प्रधानमंत्री इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो फ्रंट से लीड करते हैं। कभी कोई ढुक के, छुप के और पीछे से या लेफ्ट में रह करके काम करने के लिए आगे नहीं। आज वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों के दौरा पर थे और दोनों ही जगह विपक्ष की सरकारें हैं। मतलब नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, बीजू जनता दल का, जो एनडीए का हिस्सेदार नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जो एनडीए के हिस्सेदार नहीं है। लेकिन दोनों मुख्यमंत्री का व्यवहार, आचरण, राजनीतिक सूझबूझ और परिपक्वता का आपको बात बताता हूँ।
सबसे पहले बात करते हैं नवीन पटनायक जी का। नवीन पटनायक जी ममता बनर्जी से ज्यादा, तीसरा टर्म उनका पूरा हो चुका है, ममता बनर्जी अभी शुरुआत कर रही है। नवीन पटनायक एक छत्र राज पश्चिम बंगाल में है। नवीन पटनायक को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए ये चिरौरी नहीं करनी पड़े कि अब सारे मुसलमान को एक हो जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। ना ही नवीन पटनायक ने ये कहा कि हमको ये वाला दे दीजिए, वो वाला वोट समाज दे दीजिए। वो अपना राजनीति का हिस्सा है। वो नरेंद्र मोदी का आलोचना किए, भारतीय जनता पार्टी का आलोचना किए, अपने पार्टी का काम गिनाए और उड़ीसा की जनता ने नवीन पटनायक जी को अपना समर्थन दिया और नवीन पटनायक वहां पर पूर्ण बहुमत का सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी का दूरभाष पर संपर्क हुआ, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। कोरोना में ऑक्सीजन का मदद की आवश्यकता महसूस हुई। नवीन पटनायक को खुद उन्होंने नहीं कहा कि भारत सरकार ने हमसे मांगा या भारत सरकार ने उनसे मांगा नहीं था, लेकिन उनको लगा कि भारत का नागरिक होने के नाते भारत के और जनता का भी मदद किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों को तुरंत भिजवाया और कहा कि आप इससे देश हित में काम करें, क्योंकि आप देश हित के लिए जाने जाते हैं। बीजू पटनायक के पुत्र हैं। बीजू पटनायक उड़ीसा के एक छत्र नेता होते थे, वायुसेना के पायलट होते थे। कहा जाता है कि मम्यार युद्ध में बीजू पटनायक अपने कैप्टन का भी आर्डर का अवहेलना कर दिया था। जब उनको वहां से लोगों को निकालने का काम दिया गया, वो लगातार अपने जहाज को उड़ाते रहे। हाँ, आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार, वीरेंद्र बाबू को भी सादर प्रणाम। आज आपके कार्यक्रम में तारिक फतेह का कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा, बहुत था सराहनीय, वन ऑफ द बेस्ट कार्यक्रम था कुमार श्रीकांत साहब, बहुत अच्छा। आप नित्य नई प्रगति कर रहे हैं और आपके गेस्टों का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। तारिक फतेह जिस कार्यक्रम में है वो अपने आप में ऊंचा हो जाएगा। आप तो स्वयं ऊंचे थे ही, आपका कार्यक्रम का मुकाम और भी ऊंचा हो गया। हमारे तरफ से आप बधाई स्वीकार करिए। तारिक फतेह के साथ बड़ा बढ़िया शानदार रहा, मैं शुरू से अंत तक उस कार्यक्रम को देखा। तो बीजू पटनायक को इतनी कर्मठता था, हालांकि बाद में उनको वायुसेना के अधिकारियों ने फटकार लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जनता फंसी हुई थी, ना तो मुझे अपने जहाज की चिंता थी ना मेरी चिंता थी। उस महान परंपरा के घोतक है नवीन पटनायक, उस जीन के रिप्रेजेंटेटिव है नवीन पटनायक जो यहाँ पर कर रहे थे। हाँ नमस्कार सर। उस नवीन पटनायक के राजनीति और ममता बनर्जी के राजनीति का आप अंतर समझिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री उड़ीसा दौरे पर गए, नवीन पटनायक पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया, नुकसान वाले इलाके का दौरा किया, प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में रहे, दोनों लोगों का एकदम सहिष्णु वातावरण में वार्तालाप हुआ। एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री का जो संवाद भारत के राजनीति में अपेक्षित है उसी तरह का हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक जी को तत्काल उड़ीसा सरकार को 500 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद दिया और आगे भी और देने का आश्वासन दिया। अब आते हैं ममता बनर्जी का। एक तो पहला प्रोटोकॉल ममता बनर्जी तोड़ी कि प्रधानमंत्री से पहले नहीं गई और आधा घंटा तक प्रधानमंत्री बैठ करके विनम्रता से उनका इंतजार करते रहे। ममता बनर्जी आधे घंटे के बाद आई, बिना कोई औपचारिक अभिवादन एक चिट पकड़ा करके चली गई। उनका चिट पकड़ाना ऐसे होता था जैसे कोई हलकार आ जाता है और किसी अफसर को कोई पर्ची दे करके चला जाता है। ना कोई बयान, ना कोई तकल्लुफ, ना कोई औपचारिकता, ना कोई वाद विवाद, ना कोई सिंपल कट सी, कुछ भी नहीं। ममता बनर्जी ऐसा क्यों की, ऐसा अपुष्ट खबरों से था, हालांकि समाचारों में है, ममता बनर्जी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कारण यही है। लेकिन शायद वो पहले से भी 2 दिन पहले से समाचार पर एक समाचार तैर रहा था कि ममता बनर्जी ने कहा है कि उस कार्यक्रम में अगर उनके पूर्व नायब, उनके निकट सहयोगी शुभेंदु भट्टाचार्य अगर उस कार्यक्रम में आते हैं तो वो वहां पर नहीं आएंगे। शायद ऐसा ही हुआ, वो पहले से मतलब लोग कह रहे थे। उन्होंने ना तो कोई औपचारिकता दर्ज कराया था कि शुभेंदु होंगे तो मैं नहीं आऊंगी या कुछ ऐसा, कहीं कोई ऑफिशियल नहीं था और ऑफिशियल हो भी नहीं सकता है। प्रधानमंत्री का दौरा जाएगा तो जो प्रोटोकॉल में होगा वो होगा।
प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र का दौरा करते हैं वहाँ का जनप्रतिनिधि उनके साथ होता है। वो अगर तृणमूल का होता, सीपीआई का होता, कांग्रेस का होता या किसी भी पार्टी का होता, वो उनके साथ होता, क्योंकि वहाँ का वो जनप्रतिनिधि है। वो तृणमूल नहीं है, वो सीपीआई नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है, वो उस इलाके का जनप्रतिनिधि है। और अपने जनप्रतिनिधि का वहाँ पर होना कानूनी वैधता है, प्रोटोकॉल भी है ये। तो शुभेंदु के इलाके में वो दौड़ा था, वहाँ पर नुकसान हुआ है, तो विधायक है वहाँ का नेता है, और अब तो विधानसभा में नेता विपक्ष भी है। इस नाते से भी उनका वहाँ रहना जरूरी था, लेकिन ममता बनर्जी शायद इस वजह से नहीं गई है। अब अगला कार्यक्रम मुझे देखना है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के उस विधानसभा राइटर्स बिल्डिंग में भी जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां तो उनके ठीक सामने वाले कुर्सी पर नेता विपक्ष कायदे से शुभेंदु भट्टाचार्य बैठे मिलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन है वो, और हर उस प्रश्न का जवाब उनको देना पड़ेगा जो शुभेंदु पूछेंगे, और हर बार आंखें आमने सामने होगी। ये दो आंखें मिलेगी और नैना चार होगा। अब वहां विचार होगा कि विचार होगा कि व्यक्ति विचार होगा कि क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ममता बनर्जी को वहां पर रहना तो पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा से भाग सकती नहीं है। हालांकि अभी तो विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते वो विधानसभा में जा सकते हैं 6 महीने तक, और 6 महीने के अंदर वो जीत जाएंगी। वो खैर जीतेंगी हारेंगी वो तो बंगाल की जनता जाने, भवानीपुर की जनता जाने, लेकिन क्या वो उस विधानसभा में जाएंगी जहां पर नेता विपक्ष शुभेंदु है? और क्या पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर वो नहीं जाएंगे जहां जहां शुभेंदु के पांव पड़ेंगे? ये वो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बताए, और नहीं तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये बताए कि तुम्हारे दरवाजे पर आया था नुकसान का आकलन करने के लिए, तो तुमको वहां जा करके नुकसान गिनवाना था, नुकसान बताना था। इसके जगह तुम वहां मैदान छोड़ करके भाग गई अपनी राजनीति सीधा करने के लिए कि भाई बंगालियों को बताओ कि देख तेरा मुख्यमंत्री इतना कड़ियल है कि भारत के प्रधानमंत्री का भी इज्जत नहीं करता। बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस बात को जानती है, और आज के आपके इस धृष्टता पर, दुष्टता पर वो बहुत ही शर्मिंदा हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको इस बात का बड़ा पीड़ा होगा कि भाई हमने एक ऐसे आदमी के पार्टी को, एक ऐसी महिला के पार्टी को बहुमत दे दिया जो डिजर्व ही नहीं करता, जिसको इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। हमारी गलतियों की वजह से वहां वो पहुंच गई, और अब पहुंचने के बाद देश की संप्रभुता, राज्य की अस्मिता दोनों को दांव पर लगा रही है और दुनिया में जगहसाई का कारण बन रही है। मित्रों, राजनीति अपने जगह है। जब चुनावी मोड था, तृणमूल का आलोचना भाजपा कर रही थी, भाजपा का आलोचना तृणमूल कर रही थी। वही बात उड़ीसा में भी था। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक सरकार की आलोचना मोदी जी कर रहे थे, और मोदी जी के सरकार की आलोचना नवीन पटनायक जी कर रहे थे। यही बात तमिलनाडु में था, यही बात केरल में था, यही बात और राज्यों में था, पुडुचेरी में भी था। हर जगह वहाँ जो सरकार थी उसका आलोचना भाजपा के लोग और मोदी जी जाते थे तो करते थे, और वो लोग करते थे। लेकिन सरकार बन जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी बधाई दिया प्रधानमंत्री ने, ममता बनर्जी को भी बधाई दिया। स्टालिन और प्रधानमंत्री की वार्ता हुई, प्रधानमंत्री का स्टालिन ने दौड़ा का वेलकम किया, बोला कि आप आइए हमारे तमिलनाडु में दौरा कीजिए, यहाँ के कार्यक्रम में सहभागिता दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे यहाँ का परंपरा है कि फिर चुनावी मोड के बाद नेता सब एक ही है, और वैसे भी राजनीति में नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो सब एक ही होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कौन सी तरह की राजनीति चला रही है जो एक संवैधानिक सीट पर बैठ करके, एक संवैधानिक सीट पर बैठे हुए आदमी का अपमान कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। देश की जनता इस बात का सबक देगी। और दूसरा, नेशन वांट टू नो कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपके इस ये करने के पीछे आपका मोटो क्या था, आपका उद्देश्य क्या था। मित्रों, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सुख दुख में और उनके सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, और जो हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव से मैं कुछ वाकिफ़ हूँ, उनके 5-6 साल के कार्यकाल से, कि वो इस तरह के आदमी हैं कि वो निजी दुश्मनी और निजी राजनीति को काम में आड़े नहीं आने देते हैं,
और ऐसे प्रधानमंत्री को पा करके हम धन्य हैं। ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल त्रस्त है और अब लगता है कि त्रस्त रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी का राजनीति देशद्रोही नहीं है तो कम से कम देश विद्रोही जरूर है, और विद्रोही और द्रोही में सिर्फ थोड़े बहुत अंतर होता है। ममता बनर्जी कहीं विद्रोह के चक्कर में द्रोह पर ना आ जाएं, ऐसी स्थिति ना आवे, ऐसे मैं कलकत्ते वाले काली जी से प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गे से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ दुर्गे, आप ममता बनर्जी को सद्बुद्धि दें और पश्चिम बंगाल की जनता पर अपनी कृपा दृष्टि दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद।